Hello dear students, welcome back to the channel Zack Economics. So in today's video I am going to explain you about the effects of liberalization on various sectors of the economy. See, as the LPG policy was introduced, whole of the economy was reformed. So there was reforms in various sectors also. We'll discuss it one by one. So first we will discuss about the first sector, that is industrial sector reforms. What are the reforms that happen after the economy has been changed from a closed economic system to an open economic system? Let us see. So industrial sector, the first thing what happened is there was abolition of industrial licensing. देखो प्रीवियसली क्या था कि 1990 से पहले आपको 91 की पॉलिसी से पहले आपको कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, यू हैव टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम अ पिन टू अ प्लेन. इफ़ यू हैव टू मैन्युफैक्चर ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस आपको लाइसेंस लेना ही पड़ता था. ठीक, लेकिन आफ्टर 1991 जब लिबरलाइजेशन आया तो देर वॉज रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो अब आपको कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर कोई भी नई यूनिट को सेटअप करना है, ठीक, या फिर कोई भी यूनिट का एक्सपेंशन करना है. ठीक है, इसी तरीके से देर वॉज डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. नाउ ओनली 3 इंडस्ट्रीज वेयर होली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. पहले क्या था, 17 इंडस्ट्रीज के करीब जो है वो गवर्नमेंट के अंदर थी. अब लेकिन सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज के ऊपर कंट्रोल था गवर्नमेंट का. वो 3 इंडस्ट्रीज थी हमारी डिफेंस, एटॉमिक और रेलवे. ठीक है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उसका भी डी रिजर्वेशन कर दिया गया. मतलब पहले ये था कि कुछ गुड्स को जो है वो रिजर्व किया गया था कि ये गुड्स सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगे. लेकिन ये इस वजह से किया गया था उस टाइम पे क्योंकि होता क्या था, जो बड़ी एमएनसीज थी वो छोटी एमएनसीज को जो है वो एक्सप्लॉइट करती थी, उनको ख़त्म कर देती थी. तो इसलिए जो है उस टाइम पे ये रिजर्वेशन कर दिया गया था कि कुछ गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में होगी. लेकिन आफ्टर 1991 जब ये रिफॉर्म्स आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर इकनॉमी ओपन हुई, तो ये रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया. नाउ एवरी company is having a right to manufacture any kind of product. There is no such reservations on the product. ठीक, तो ये मेजर रिफॉर्म्स थे जो किसके अंदर आए थे आपके. पहला, इंडस्ट्रियल सेक्टर आफ्टर द पॉलिसीज फर्स्ट टूल इज इम्प्लीमेंटेड. ठीक, तो पॉलिसीज फर्स्ट टूल जब इम्प्लीमेंट हुआ, यानी फर्स्ट टूल मतलब लिबरलाइजेशन जब इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये रिफॉर्म्स आए थे अंडर द इंडस्ट्रियल सेक्टर. नाउ लेट अस सी अबाउट द सेकेंड type of reforms under financial sector. Now second sector, I have told you that financial sector reforms we are discussing. तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री जो था, जो भी सिस्टम था, वो टोटली हैंडल्ड और रेगुलेट किया जाता था आरबीआई के थ्रू. तो सबसे पहला काम इन्होंने ये किया, जो आरबीआई का रोल था वो चेंज किया. आरबीआई को पहले आरबीआई क्या था, रेगुलेटर था पूरे फाइनेंशियल मार्केट का, पूरे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का. जो भी चीज़ इस फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर चेंज होती थी, दैट वाज टोटली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई. बट आफ्टर द 1991 पॉलिसी आरबीआई को एक फैसिलिटेटर बनाया गया, यानी आप फंड्स को फैसिलिटेट कर सकते हो कि इस सेक्टर को इतना फंड चाहिए, इस सेक्टर को इतना फंड देना है. दिस यू कैन डू, बट यू आर नॉट द सुप्रीम बॉस एंड ऑल द डिसीजंस ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर आर नाउ नॉट रेगुलेटेड बाई आरबीआई. यानी अगर कोई भी पर्सन फाइनेंशियल सेक्टर में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहता है तो ही डजेंट वांट टू टेक एनी परमिशन और कंसल्ट आरबीआई. ठीक, तो दिस वाज द चेंज. नाउ नंबर 2 थिंग अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म विच हैपेंड इज establishment of private banks like ICICI, HSBC. See, previously there was no such concept of private banks. All the money of public has been handled by the public sector banks only. But after 1991 policy, the financial sector reform happened. There was the very big establishment that the private banks are now being originated, and the banks like ICICI, HSBC and various other banks which we see nowadays has been also come into the league. ठीक, अब इन बैंक्स के आने से हुआ क्या, जितने भी कस्टमर्स थे उनको इजी फंड्स अवेलेबिलिटी हो गई. वो अपने पैसे को भी डिपॉजिट कर सकते थे एट गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक, साथ साथ उन्हें लोन भी मिल सकता था लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे. जो पहले गवर्नमेंट बैंक्स एक्सप्लॉइट करते थे वो चीज़ अब नहीं थी. प्राइवेट बैंक्स अलग अलग स्कीम्स लाते थे क्योंकि प्राइवेट बैंक्स बड़ी बड़ी जगहों पर इन्वेस्ट करते थे आपका पैसा. दैट्स वाई दे ऑफर द लोन ऑल्सो एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो दिस आर ऑल द बेनिफिट्स विच हैपेंड अंडर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. ओके, नाउ थर्ड थिंग, तो अंडर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म 51% FII अलाउ कर दी गई, यानी
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को जो है वो, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स को जो है अलाउ किया गया। यानी अब बाहर की जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, पेंशन फंड कंपनीज़ हैं, वो इंडिया में आकर जो है वो इन्वेस्ट कर सकती हैं अप टू 51% इन वेरियस प्राइवेट बैंक्स। ठीक, तो ये बेनिफिट भी दिया गया अंडर दिस फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हेड। ओके, दिस ऑल हैपेंड, these all reforms happened due to the liberalization which was introduced under new economic policy in the year 1991. Now let us see the next sector. That sector is about the revenue generation sector of the government, that is tax. So there was reform in the tax sector. Let's see what's the reform where. तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी ऑफ द कंट्री का। तो देयर वाज आल्सो रिफॉर्म्स अंडर टैक्स स्ट्रक्चर। देखिए 1991 से पहले ये था कि बहुत ही हाई टैक्स रेट चार्ज होते थे। ठीक, अब टैक्स क्या होता है? टैक्स इज़ अ काइंड ऑफ कंपल्सरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट सिंपली। सो गवर्नमेंट इज़ हैविंग अ रेवेन्यू एंड द मेजर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इज़ बीइंग जनरेटेड फ्रॉम दिस टैक्स। ओके, तो ये एक लीगल बाइंडिंग होती है सिटीजन ऑफ द कंट्री पे। ठीक है, इसी तरीके से जो है अगर मैं टैक्स को डिवाइड करूं तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है हमारा। डायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पे टैक्स लगाया गया वही पर्सन बर्डन बियर करेगा, वही पे करेगा। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जिस पे लगाया गया वो बर्डन खुद नहीं बियर करेगा बल्कि शिफ्ट कर देता है। जैसे कि जीएसटी, जो हम लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं एमआरपी के साथ लिखा रहता है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो ये हम लोग पे कर रहे हैं। कस्टमर पॉकेट से वो पैसा जा रहा है और किसके ऊपर ये लेवी हुआ है, लगाया गया था जो मैन्युफैक्चरर है, जो रिटेलर है, जो होलसेलर है, उनके थ्रू। ठीक, नाउ अब जो टैक्स रिफॉर्म्स है, द फर्स्ट टैक्स रिफॉर्म वाज रिडक्शन इन टैक्सेस एंड व्हाई द टैक्सेस वर रिड्यूस, रीजन बीइंग हाई रेट ऑफ टैक्सेस हैड मेड अ बिग प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट। होता क्या था, ज़्यादा हाई रेट टैक्स था उस टाइम पे 1991 से पहले, तो लोग टैक्स इवेड करते थे, मतलब टैक्स पे करने से बचते थे। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि आफ्टर 1991 अंडर द एलपीजी पॉलिसी उन्होंने कहा कि हम टैक्सेस के रेट्स को कम कर देंगे। ठीक, जिसकी वजह से जितने लोग टैक्स देने से बच रहे थे वो बचेंगे नहीं, बल्कि दे विल पे द टैक्स। ठीक, क्योंकि अब अमाउंट ऑफ टैक्स जो है गवर्नमेंट उतना नहीं वसूलेगी जितना पहले पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस के टाइम पे, यानी 1950 से लेकर 1990 के बीच की जो कंडीशन थी वो नहीं रहेगी। ठीक, नंबर 2 वाज कि जो इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर था उसमें भी रिफॉर्म्स लाएंगे, ताकि क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में सेल आउट करें। क्योंकि जब आप इनडायरेक्ट टैक्स कम चार्ज करेंगे तो लोगों की डिमांड भी ज़्यादा होगी। ठीक, एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा उनका। एंड नंबर 2, जो बाहर की पब्लिक है या बाहर की जो भी कंपनीज़ हैं, डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, वो भी आगे बढ़कर आएंगी और इन्वेस्ट करेंगी, जिससे ज़्यादा मार्केट क्रिएट हो सकेगी गुड्स और सर्विस की। और नंबर 3, जो प्रोसेस था जिसके थ्रू टैक्स पे होता था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन थी। लेकिन 1991 के बाद क्योंकि आईटी सेक्टर भी बूम पे हो रहा था, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो रही थी, चेंजेस आ रहे थे, तो उसकी वजह से जो है जो प्रोसेस है टैक्स पेयर को डील करना पड़ता था, जो प्रोसेस को, उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया गया ताकि वो ईजिली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर पाए। ठीक, सो दिस इज द थर्ड सेक्टर, टैक्स सेक्टर or tax reforms I can say. Now the next we are going to talk about foreign exchange reforms. What are the reforms happened under the foreign exchange sector of the country? Let us see. अब कंट्री का नेक्स्ट जो सेक्टर था जिसको फोकस किया उन्होंने वो था फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर। वहाँ पे भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। तो क्या हुआ, क्योंकि कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो वीक था, तो कंट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, रुपी को डिवैल्यूएट करना शुरू किया। ठीक, अब रुपी को डिवैल्यूएट मतलब होता है जब कोई भी गवर्नमेंट जो है वो डेलिबरेटली पैसे की वैल्यू को जो है किसी फॉरेन करेंसी की वैल्यू के अगेंस्ट कम करे। ठीक, अब यहाँ कम करने का मतलब क्या है, आई टेल यू। जैसे मान लिए पहले 50 रुपये $1 का पे करते थे आप, अब जब डिवैल्यूएशन हुआ तो डिवैल्यूएशन के बाद आप उसी डॉलर के कितने रुपए पे कर रहे हो, 60 रुपये। ये डिवैल्यूएशन जो 50 रुपये से अब वैल्यू 60 रुपये हुई है, ये किसके थ्रू की गई है, ये गवर्नमेंट ने की है डेलिबरेटली, जानबूझ के। सर ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? अब देखिए क्या होता है, जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम होती है आपकी, तो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ये कंडीशन लाती है। ठीक,
तो सर इससे तो ये होगा कि $1 दे के पहले 50 रुपये का सामान इंडिया से खरीद सकते थे, अब $1 दे के 60 रुपये का सामान आप खरीद सकते हैं इंडिया से। तो क्या होगा इससे सर? इससे सिंपली ये होगा, जो एक्सपोर्ट्स हैं कंट्री के, एक्सपोर्ट्स विल बिकम चीपर। यानी अब कोई भी आदमी बाहर से आके $1 पे करेगा तो उसको 60 रुपये की वैल्यू यहाँ मिलेगी। इसका मतलब वो ज़्यादा सामान खरीद सकता है। तो क्या होता है कि एक्सपोर्ट्स कम हो जाते, सस्ते हो जाते हैं। अब एक्सपोर्ट्स क्यों सस्ता करना चाह रही है गवर्नमेंट? उसका रीज़न क्या है? इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में आए। जब बाहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट करेंगे, सो दे विल पे इन फॉरेन करेंसी एंड आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विल इंक्रीज, सो एज आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट विल गेट बैलेंस। ठीक, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको जो वीक हो गया उसको वापस स्ट्रांग करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम करेंसी को डिवैल्यूएट करते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली 1966 में हुआ था, फिर 1991 में अभी देख रहे हैं आप ये हुआ। ठीक, तो ये सब पॉइंट्स पे जब भी कंपनी वो कंट्री को अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको सही करना है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज डिमांड करना चाहती है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू कर दो। क्या होगा? एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप कैसे खरीदेंगे? फॉरेन करेंसी सिंपली आएगी। ठीक, और इम्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे? इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। क्यों एक्सपेंसिव हो जाएंगे भाई? कंट्री को इफेक्ट तो पड़ेगा ही। अब अगर कोई भी चीज़ बाहर से आप खरीदेंगे तो पहले क्या कहते थे कि पहले आप 50 रुपये पे करते थे $1 के। अगर अमेरिका से फ्रिज मंगा रहे हैं, मान लीजिए फ्रिज $100 का है, तो 50 रुपये के हिसाब से आप लेते थे। लेकिन जब आपने डिवैल्यू कर दी करेंसी और 60 रुपये, तो अब उस हिसाब से देना, इसीलिए इम्पोर्ट्स क्या हो जाते हैं उस कंडीशन में? एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो ये इसलिए बेसिकली किया जाता है कि कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट्स चीप हों, जिसकी वजह से बाहर के लोग ज़्यादा डिमांड करें यहाँ के प्रोडक्ट। और जब बाहर के लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो क्या होगा? वो यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ों को। तो जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज में पे करेंगे तो कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज़ होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो प्रॉपर हो जाएगा। इसकी फर्दर डिटेल्स जो है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर है एक पूरा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, इन दैट वी विल डिस्कस इट दिस पॉइंट इन डिटेल। एट प्रेजेंट दिस वॉज रिक्वायर्ड। तो 1991 में डिवेल्यूएशन ऑफ रुपी इसीलिए किया गया था। ठीक है। नंबर 2, जो मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट था। ठीक, तो हुआ क्या था इसके अंदर? तो पहले क्या था, गवर्नमेंट रेट फिक्स करती थी। ठीक, बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये कंट्रोल अपने आप से दे दिया, छोड़ दिया इसको बिल्कुल। कहा कि अब जो भी फॉरेन एक्सचेंज का रेट है, डॉलर की वैल्यू है, $1 60 रुपये का होगा, 70 का होगा या 50 का होगा, ये मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करेगा कि डॉलर की सप्लाई कितनी है और डॉलर की डिमांड, या फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, उस बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे। लेकिन 1991 से पहले ये मार्केट डिटर्मिनेशन नहीं था, बल्कि क्या था, ये फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल था। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया $1 की वैल्यू 70 रुपये तो 70 होगी, 60 रुपये तो 60 होगी, जितना गवर्नमेंट कहती है। ठीक, लेकिन ये चीज़ जो है इसको एबॉलिश किया गया और मार्केट डिटर्मिनेशन सिस्टम लगाया गया, जिसके अंदर मार्केट की डिमांड और सप्लाई, यानी फॉरेन एक्सचेंज की कितनी डिमांड है, फॉरेन एक्सचेंज की कितनी सप्लाई है, उस बेसिस पे रेट डिफाइन होगा। ठीक है, तो दिस वाज द फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। तो जो ट्रेड सिस्टम था, जो भी हम जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सामान खरीदते थे या बेचते थे उनको, तो जो इम्पोर्ट्स थे उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। ठीक, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, जैसे 1991 से पहले आपने देखा, तो वो सारे के सारे टैरिफ्स और कोटास जो हैं वो अबॉलिश कर दिए गए। इसलिए क्योंकि क्या होता था कि जब बाहर की कंपनीज इंडिया में नहीं आती थी, तो इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, क्योंकि इतना डेवलप तो था नहीं उस टाइम पे इंडिया, आज के तरीके का इंडिया नहीं है। आज तो हम खुला कह सकते हैं कि वी हैव टू बिकम सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट। लेकिन उस टाइम पे देयर वाज रिक्वायरमेंट कि बाहर की कंपनीज इंडिया में आए। रीज़न बीइंग, जब बाहर की कंपनीज आएंगी तो हमारी ही डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो होगी उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में, तभी जो है मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कैन बी देयर। ठीक है, तो ये हुआ पहली चीज़, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड चीज़ ये हुई कि 1991 में जो क्वांटिटी के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है। मतलब बिफोर 1991 आपको अगर कुछ भी मंगाना है तो उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी जो गवर्नमेंट ने बता दी कि भैया इतनी क्वांटिटी ही मंगा सकते हो, आप उतनी ही क्वांटिटी बाहर से मंगा सकते थे। ठीक, इंपोर्ट कर सकते थे, या उतनी ही क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन 1991 के बाद जब ये एलपीजी पॉलिसी आई, तो इसके अंदर जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थे वो सारे के सारे हटा दिए गए कि आप जितना मर्जी चाहे इंपोर्ट करो,
बाहर की कंपनीज से और जितना मर्जी चाहे अपना गुड्स को एक्सपोर्ट करो. देर इज नो सच क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन एज देयर वर फ्रॉम 1950 टू 1990. ठीक, तो 1991 की पॉलिसी का ये भी एक बेनिफिट था. ठीक, अंडर द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म. नेक्स्ट, जितनी भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ थी उनको भी रिमूव कर दिया गया. ठीक, जो यानी अगर आप कोई भी चीज़ बाहर से मंगाते थे, ठीक, या बाहर भेजते चाहते, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना चाहते थे, तो आपके ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज़ लगती थी. ये टैक्स, वो टैक्स, दुनिया भर का. वो सारी की सारी ड्यूटीज़, वो सारे के सारे टैक्सेस जो हैं वो रिड्यूस कर दी गए, ताकि इंडिया जो है एक जो अपनी पोजीशन है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सके. ठीक, और पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सके. अब वो होगी कैसे इंटरनेशनल में, जब इंडिया का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा अलग अलग कंट्रीज़ में, एंड देयर विल बी अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसीलिए सारी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हटा दी गई थी. नेक्स्ट, अब जैसे एक्सपोर्ट की ड्यूटीज़ हटा दी गई थी, सेम वाइज नेक्स्ट इज जो इम्पोर्ट पे ड्यूटीज़ लगी थी वो भी कम कर दी गई, रिड्यूस कर दी, रिडक्शन कर दिया गया. ठीक, ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेंटेन हो सके. सिंपली क्योंकि इंडिया एक ओपन इकोनॉमी थी, नाउ इंडिया हैज़ फुल इंडिपेंडेंस to transact with rest of the world, import and export. Simple. There are no more duties based on export, import or quotas or tariffs. All such things और quantity restriction ये सब हटा दिया गया था, जिसकी वजह से बस मेन बेसिस तो यही था कि 1991 की पॉलिसी का कि किस तरीके से इंडिया को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट किया जाए, ताकि वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बिजनेस करे और इकोनॉमिक साइकिल जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है कंट्री के अंदर वो प्रॉपरली हो सके. ठीक, यानी हर सेक्टर जो है वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर सके. दैट्स वाई ऑल सच थिंग्स वेर हैपन. सो वन मोर लास्ट है कि जो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको उसके अंदर जो भी वो था उसको रिलैक्स कर दिया गया. ठीक, रिलैक्सेशन दे दिया गया था. क्या रिलैक्सेशन, पहले कोई भी चीज़ आपको इंपोर्ट करनी है तो बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर लाइसेंस है, गवर्नमेंट में अप्लाई करो, ये करो, वो करो. कोई भी रॉ मटेरियल बाहर से लाना है तो आपको जो है हर चीज़ विजिबिलिटी करनी पड़ेगी. ठीक, लेकिन ये सारी चीज़ें रिलैक्स कर दी गई थी आफ्टर 1991. गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपको जो मर्ज़ी आप बाहर से लाइए, बस वो हज़ार्डस और एनवायरमेंटली सेंसिटिव नहीं होना चाहिए. ठीक, ये नहीं कि आप कोई ऐसी चीज़ ले आएँ जो नुकसान करे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. रेस्ट यू कैन ब्रिंग एनी थिंग यू वॉन्ट. तो इसीलिए क्या हुआ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी इंडिया के अंदर वो ईजिली जो है रॉ मटेरियल, जो अच्छा रॉ मटेरियल है जो बाहर से आता है उसको इम्पोर्ट कर सकती थी. ठीक, और बाय दैट दे हैव इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑल्सो एंड द मार्केट वॉर स्ट्रेंथेंड. ओके, सो दीज आर ऑल द सेक्टर्स विच आई हैव डिस्कस्ड on which there was a close impact of liberalization, the first and major tool of new economic policy. Likewise, we'll discuss about privatization and globalization. Okay, thank you class. I hope you liked the video. Any problem you can ask me on the WhatsApp group. Press the bell icon for further updates. Thank you.